संगठनों में, अलग अलग संगठनों में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे भाई रणदीप जी, भाई होशियार गिल जी, जसबीर कंवर जी, सतीश जी और एक चेयरमैन साहब, और यहाँ मंच पर मंचासीन सभी बुद्धिजीवी और यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको बलराज गुरु की राम। आप सब ने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। देवेंद्र भाई से मेरी अक्सर बात होती रहती है, मेरे अच्छे मित्र हैं, और आज मैं जो फील करता हूं, ये आपका प्रतिनिधि, आपका वकील बनकर विधानसभा में आपकी आवाज बनकर मेरे साथ गूंज रहे होते हैं, लेकिन इनके आड़े आते गई ये एक गरीब इंसान है जिसके पास 2 नंबर का पैसा नहीं। आप लोगों ने बहुत लाड प्यार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसके साथ खड़ा रहना, अगली बार वो कमी आपका ये भाई पूरा करेगा। और मैं आपको यही बात कहने आया हूं, और कुछ बातें इस खट्टर सरकार की आपके सामने रखने आया हूं। इनकी करनी और कथनी का जो दोगला चेहरा है इनका, वो आपको बताने के लिए आया कि वाह खट्टर सरकार आज एक बेटे से बाप को पिटवा दी, क्योंकि वो पुलिस में हमारे ही तो भाई हैं, किसान का, गरीब का ही तो बेटा है, नेता का बेटा नहीं है, अमीर का बच्चा नहीं है उसमें। आज वो वहां नौकरी करता है अपना पेट पालने के लिए, उसी बेटे से बाप को पिटवा दिया। 80-80 साल के बुजुर्गों पर लाठी चलवाने का काम। आज वो गरीब किसान अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी आवाज अंधी बहरी और तानाशाह सरकार तक पहुंचाने के लिए शांति प्रिय अपना एक कार्यक्रम रखा पिपली के अंदर, उन्होंने उसमें लाठियां भागने का काम किया गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये इतिहास गवाह है, जिसने भी कर्मयोगी गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारियों या उससे जुड़े हुए लोगों पर अत्याचार किया है, वो कभी विधानसभा में दोबारा राजा बन के नहीं आया। ये पुराना इतिहास कहता है। आज अब 10 तारीख को जो इस तानाशाह सरकार ने, खट्टर सरकार ने जो किसानों पर यह अत्याचार किया है, उस लाठी का एक लाठी का बदला ये हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता लेने वाली है। इस हरियाणा प्रदेश की 70% आबादी वो कृषि पर, मजदूरी या उससे जुड़े व्यवसाय, आड़ती, उस पर डिपेंड करती है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आप सबने देखा होगा, आपके इस भाई ने विधानसभा के अंदर उस सभी विधायकों से पूछा था, मैं कहा चुप बने क्यों बैठे हो, वो आपके लोग आपसे सवाल पूछेंगे हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं मिला वहां पे। आपको इन सब बातों को याद रखना है, इन लाठियों को याद रखना है, और विधानसभा में जो गद्दार बैठे हैं, आपके जो वकील बनकर आपने भेजे हैं, उनसे एक एक बात का आपने हिसाब लेना, ये बात बोलने के लिए। मैं वादा करता हूं आपसे, जब तक आपके इस भाई की रगों में खून दौड़ता रहेगा, आपकी इस आवाज को यही उठाता रहूंगा और आपके साथ अन्याय की लड़ाई उसे लड़ता रहूंगा। और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं, ये नेता आपने देख लिए होंगे, सभी पार्टी के नेता, सत्ता पक्ष या दूसरे नेता, जो बड़े बड़े किसान, गरीब हितैषी अपने आप को बोलते हैं, उनके मुंह में एक शब्द आपके लिए विधानसभा में नहीं। वो कोई पीपली रैली में आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने के लिए नहीं आया वहां पे। ये बाद में फोटोओं छुपाने के लिए, अखबारों में देने के लिए, टीवी चैनल में चलने के लिए अगले दिन बहुत सारे नेता आपने देखे टीवी में। लेकिन जिस दिन इस गरीब किसान, मजदूर, आड़ती, व्यापारी पर लाठियां चल रही थी, वहां कोई नेता खड़ा होने के लिए नहीं पहुंचा। आपको इन बातों को याद रखना होगा और आपको एकजुट होना होगा।
ये आप लोगों को कभी जातिवाद के नाम पर कभी और जहर फैलाकर आपको बांटने का काम करने वाले इन गद्दारों को आपने सजा देने के लिए तैयार रहना होगा। आज इस प्रदेश का इन नेताओं का असली चेहरा आप लोगों के सामने है। कुछ मन लिया दिया कर तुमने मेरा ला गया होगा, इनको सबक सिखाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बात कहने के लिए आपके बीच में है। आज जिस प्रकार से दमनकारी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हर एक जिले में जाता है तो उसके स्वागत में पूरे भीड़ इकट्ठी होकर उनको वेलकम तो वो करती है, और जब किसान अपनी बात कहने के लिए कहीं इकट्ठा होता है तो वहां कोरोना को ले आते हैं। इस प्रदेश में देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, कोई लोकतंत्र बचा हो। आपको इसके लिए जागना होगा, इन बातों को याद रखना होगा, क्योंकि ये नेता ये समझते हैं कि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त 60 से 90 दिन मानी जाती है कि 90 दिन 3 महीने में सब भूल जाएंगे। क्या आप भूलोगे आपके वो दादा ताऊ जिसको भी आप उसको मानते हो, उस गरीब 80 साल के बूढ़े में जो लाठियां मारी है इन्होंने, जो जिस प्रकार का व्यवहार किया है, क्या इस बात को आप भूल जाओगे? इस बात को याद रखना है आपको। उस मजदूर, किसान और व्यापारी, छोटे व्यापारी और कर्मचारी के साथ जिस प्रकार का अन्याय ये लोग कर रहे हैं, उनका जवाब देना है आपको। इस बात के लिए तैयार रहना। और जिस प्रकार की तानाशाही अपना करके 3 अध्यादेश, ये तीनों अध्यादेश ऐसे हैं कि आने वाला भविष्य गरीब का, किसान का वो बहुत अंधकार में चला जाएगा। उनके बच्चों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना हमारे युवाओं को कोई रोजगार है। जो लगे हुए उनको ये बाहर निकाल रही है सरकार, और एक ही आसरा बचता था वो जमीन का, उसके आधार पर उसको ये बर्बाद करने। आज बड़ी बड़ी पूंजीपतियों के हवाले कृषि क्षेत्र को देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज देश की जीडीपी 29% नीचे आ गई पहले से, और किसान की जो एग्रीकल्चर की वो 4% ऊपर है। आज इस देश की आर्थिक स्थिति को जो रीढ़ की हड्डी है, जिसने बचा के रखा है, वो है कृषि क्षेत्र। उसको भी एक पूंजीपति अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। ये बात बताने के लिए आपके बीच में है। और हम जो 100% उपभोक्ता है, उसके लिए एक ऐसा आवश्यक वस्तु अधिनियम लेके आ रहे हैं कि आपसे जो आप दालें, चीनी, सब्जी जो उगाओगे, वही चीजें अपने गोडाउन में बंद करके और 1 महीने के बाद आपको वो 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचने का काम करें। गरीब का जीना हराम हो जाएगा। ये बताने के लिए। तीसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिसकी बात करते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपकी जमीन होगी और आप उसको ऊपर मजदूरी का काम करेंगे। और एक और बात बताऊं, उसमें ऐसे एग्रीमेंट में प्रावधान है कि वो बड़ा व्यापारी जो आपकी जमीन एग्रीमेंट करेगा, उस पर वो लोन ले लेगा, और वो लोन लेके अगर भाग गया तो आपकी जमीन गई, वो तो बैंक वाले कब्जा कर लेंगे। ये बात बताने के लिए आपके बीच में, ये कोई नहीं बताएगा। ये बीजेपी के गद्दार और जो उनके बी टीम के जो दूसरे नेता हैं, समझ रहे होंगे आप, जो उनको जवाब देना है आपने, और उनकी बाकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपको जागना होगा। अब समय आ गया है। चौधरी छोटू राम जी को, जिसको हम गरीब मजदूर किसान का मसीहा और भगवान मानते हैं, उसकी बात को याद रखना होगा। ऐ भोले किसान मजदूर, अपने पराये की पहचान कर ले। इस बात को याद करना होगा। और उसी छोटू राम जी ने अपने उसमें यह भी लिखा हुआ है कि और लोग नाराज होते हैं तो वो कानून तोड़ते हैं, लेकिन जब किसान और मजदूर नाराज होता है तो वो कानून तो तोड़ता ही तोड़ता है, सरकार की पीठ भी तोड़ता है। तो मैं आप सब भाइयों को, मेरे को तो एमएलए बना रखा है मैम के लोगों ने, मेरी बहादुर जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद देकर अपना वकील बनाकर विधानसभा में भेजा हुआ है। और जब तक मेरी रगों में गर्म खून दौड़ता है, कभी उस आन बान शान महम की जनता का उस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। मैं आपसे भी एक ऐसा ही साथी मांगता हूं। आप लोगों को ये वंशवाद की राजनीति को खत्म करने की तरफ सोचना होगा। ये जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े महलों के जो कबूतर उड़कर आपका दाना चुगने के लिए आते हैं और फिर वापस उड़ जाते हैं, उनका इलाज करना होगा, उनका इलाज। और जब तक, क्योंकि वो महलों के कबूतर ये नहीं जानते कि वो अन्नदाता
उस दाने को कितनी मुश्किल से पैदा करता है इस बात का नहीं पता। ये बात तो वही जान सकता है जो किसान का बेटा होगा और जिसने खेत में काम करके वो पसीना जो बहता है उसकी खुशबू का पता होगा, वो कैसी खुशबू आती है। और ऐसे खुशबू वाले पढ़े लिखे और डायनेमिक जो ईमानदारी से आपके वकील बनकर विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़े, ऐसे लोगों को विधानसभा में अपना वकील बना के भेजना होगा, तब आपका कल्याण होगा। मैं आप सबसे ताली मत बजाओ, ये ताली बजा के चले जाते हो कुछ नहीं होता भाइयों। एक संकल्प और एक दर्द लेके जाओ अपने दिल में, ना भूलने वाला। जब तक इन चोरों को ठिकाने नहीं लगाते तब फायदा होगा, ताली बजाने से कुछ नहीं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आपसे आपने जाकर इसी काम पर लगना है। इन चोरों का, ये सारे जितने नेता हैं जिन्होंने आज तक आपको इमोशनली चुनाव से पहले आपके बीच में आकर आपकी वोट को ठगने का, लूटने का काम करते हैं, अब उसके लिए आपको तैयार होना होगा। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार जाकर ठंडे दिमाग से अपने उस बेटा और बेटी जो छोटे घर में हो, उसके चेहरे पे गौर से निगाहें डाल के उसके भविष्य की चिंता कर लेना, आपके दिमाग में सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ दिमाग में बैठ जाएंगी आप। मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूँ। मैं तो सिंगल मैन आर्मी हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, ना कोई पार्टी है ना कोई है, ना कोई मैंने करके मुख्यमंत्री बनाता। मैं तो राजनीति में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूँ, छोटे किसान का बेटा हूँ। 2 किले आते हैं मेरे भाई के, देखो नुमानजा लाला जी। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, कभी मोटरसाइकिल से ऊपर तो सपने भी नहीं लेता था। एयरफोर्स में सिपाही भर्ती हो गया, ठीक है। मैं वहां से उठ के मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से इज्जत की रोटी आई, तो एक दिल में टीस थी कि अपने लोगों के लिए मैं कुछ करूं। मेरे लिए भगवान ने बहुत कर दिया, और उसी आप लोगों के लिए, इस प्रदेश के लोगों के लिए, गरीब और किसान मजदूर के लिए कुछ करने की टीस लेकर इस राजनीतिक लुटेरों से आपको कैसे बचा सकूं, ये राजनीतिक चेतना के आपको जगाने के लिए इस राजनीति में, इसलिए आपको सोचना। मेरा काम आपको जगाना है, सोचना है आपको। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। मैंने इनका दोगला चेहरा आपके बीच में रख दिया है, अब फैसला आपको। उसके लिए आज जिस प्रकार का माहौल इस प्रदेश में है, हमें संगठित होना पड़ेगा। ये कभी जातिवाद के नाम पे हमें जहर घोलकर अलग करने का काम करेंगे, कभी और दूसरी भ्रांतियां फैलाकर हमें अलग करने का काम करेंगे। हमें इकट्ठा होना है, किसान और मजदूर का मेरा वर्ग, छोटा व्यापारी और कर्मचारी को, जिसकी सबसे बड़ी दुश्मनी आज की भाजपा सरकार है। और जिस प्रकार का ये मिलजुल कर ए बी टीम बनकर वहां पर विधानसभा में आपकी कोई चिंता करने वाला नहीं है, इनको करारा जवाब देना है। और अपने हल्के में चाहे कोई किसी भी पार्टी का है, जो नेता आपके साथ खड़ा नहीं होता उसको गांव में घुसना बंद करो और उसका बहिष्कार करो, तब जाकर इनकी अकल दिखाने आएगी। ये बात बोलने आपके बीच में है। तो आपने आज ये कार्यक्रम इतना सुंदर किया और अपने भाई की बात सुनी और मुझे मान सम्मान प्यार दिया। मैंने थोड़े वक्तव्य में मेरे ख्याल सारी बात कहनी कि मैं बची नहीं होते, अगर बची हैं, इस बात का सोचना चिंता करना बात का विषय है। जब मुझे बुलाओगे, जब आपको जरूरत पड़े, आपके इस भाई की 24 घंटे आपको हाजिर मिलूंगा। लेकिन आगे का भविष्य अपने बच्चों का अगर आपने उसकी चिंता करनी है तो जो मैंने बातें कही हैं और तीनों अध्यादेशों के खिलाफ जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक ये काबू नहीं आएंगे। एकला बलराज से कितना कूद ले कितना रो ले, आप लोगों का साथ और प्यार ताकत मुझे साथ चाहिए। वादा करता हूं इन अध्यादेशों को लागू नहीं होने देगा आपका ये बेटा, आपका ये भाई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो